ज़िम्बाब्वे वर्सेस इंडिया मैच से अगर हमें कुछ 5 मेजर ऑब्जर्वेशंस निकल के आती हैं, तो वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली चीज़ इंडिया के लिए जो बहुत मेजर कंसर्न था, अभिषेक शर्मा का फ़ॉर्म। उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, संजू सैमसन जब भी पिछले 2 सालों में इंडिया के लिए खेले हैं, इंडिया ने काफ़ी अच्छा एज़ अ बैटिंग यूनिट किया है। दोनों अभिषेक और संजू की ओवरऑल एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों का एज़ एन ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज सिर्फ़ 22 का है, पर जब भी दोनों साथ खेले हैं, उनमें से एक प्लेयर ने जनरली उस मैच में आगे जाके अच्छा किया है। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 48 के आसपास की ओपनिंग पार्टनरशिप आई, पर उसके बाद अभिषेक आगे चले और उसे बेटर खेल पाए। अभिषेक की बैटिंग के अगर हम कल के मैच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, पहली बात उन्होंने अपनी क्रीज को ज़्यादा नहीं छोड़ा, जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट वो आगे बढ़-बढ़ के कोशिश कर रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ उन्होंने नहीं की। दूसरा सबसे अमेजिंग ऑब्जर्वेशन, हम देख रहे थे कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो बहुत ज़्यादा बॉल को ज़ोर से मारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने मेजॉरिटी शॉट्स स्टेबल बेस के साथ वी में खेले। वी में उनके 50 में से 34 रन से जो कि 68% है। इससे पहले अब तक जितना उन्होंने टी20 क्रिकेट खेला है, उसमें हाईएस्ट परसेंटेज इन वी 36% तक रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि डबल द रन्स उन्होंने अपने नॉर्मल प्ले से वी में स्कोर किया और उसके बावजूद भी 26 बॉल 50 जो कि ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से आए। तो एक क्लियर इंडिकेशन कि एक प्लेयर जो थोड़ा-सा अपनी टाइमिंग को लेके, हर चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहा था, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारता हुआ बॉल को दिखा। उसने टाइम लिया, अपनी शेप को होल्ड किया और बहुत तरीके से ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ़ आगे वी में खेलने वाला हूँ। जबकि उनका ज़्यादा प्ले स्क्वायर ऑफ द विकेट रहता है, वहाँ पे ऑलरेडी फील्ड पैक्ड भी थी और यहाँ पे चेपक में जहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज़ छोटी हैं और आगे की बाउंड्रीज़ लंबी हैं, ऐसा डिसीजन लेना और फिर सक्सेस हो पाना बहुत बड़ी बात कहलाता है। दूसरा मेजर ऑब्जर्वेशन था कि जब ईशान और अभिषेक ओपन कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि ऑपोज़िशन बड़े आसानी से ऑफ स्पिनर वाला प्लॉय यूज़ कर पा रहे थे। उसके चलते पिछले 3 मैचेस में पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और इवन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले ही ओवर में ऑफ स्पिन पे हमारी एक न एक विकेट जा रही थी। यहाँ पे भी वैसा पैटर्न दिखा, पावर प्ले में हम 6 ओवरों में 80 रन पे सिर्फ 1 विकेट थे। उसके बाद रज़ा आए, बेनेट आए, उन्होंने अगले 4 ओवरों में सिर्फ 29 रन दिए और कोई विकेट नहीं गया, जबकि एक कैच ईशान किशन का वहाँ पे छूटा था। अगर वो कैच हो जाता, तो 27 रन, 1 विकेट 4 ओवर में होती। तो क्लियरली मोमेंटम वहाँ पे जा रहा था। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि हाँ, जब हम लेफ्टीज़ को पेयर कर रहे हैं, तो क्लियरली इस टीम में एक कंसर्न है कि लेफ्टीज़ थोड़ा-सा ऑफ स्पिन के अगेंस्ट ट्रबल करते हैं। तिलक का भी कोई बहुत ब्रिलियंट रिकॉर्ड नहीं है लेफ्टीज़ के अगेंस्ट और इवन हमने देखा है कि रिंकू सिंह भी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो वहाँ पे ईशान किशन का भी ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड ऑफ स्पिन के अगेंस्ट देखें तो बहुत बढ़िया नहीं है। अभिषेक का पहले कंसर्न नहीं था, पर इस वर्ल्ड कप में थोड़ा-सा दिखा है। इस बार भी दिखा कि जैसे ही दोनों एंड से ऑफ स्पिन लगा, थोड़ा-सा वहाँ पे कंज़र्वेटिव हुए। नो डाउट 5th ओवर में उसे ब्रेक किया, वहाँ पे रज़ा के ओवर में रन्स आए, पर हाँ, ईशान किशन की विकेट भी आई। तो ये एक पैटर्न है कि जब भी इंडिया लेफ्टी-लेफ्टी कर देता है, तो शायद ऑफ स्पिन हावी हो जाती है। वहीं पे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट रोस्टन चेज़ होंगे। अगर इंडिया आगे जाती है, तो आगे भी टीम्स के पास ऑफ स्पिनर्स हैं, तो इस चीज़ का इंडिया को थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तीसरा मेजर पॉइंट जो था, वो ये था तिलक वर्मा का एंट्री पॉइंट। हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है, तिलक वर्मा 8 ओवर स्पिन के अगेंस्ट खेल चुके हैं, 48 गेंदें और सिर्फ 45 रन आए हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें, बाबर आज़म जो कि स्पिन के एक बहुत स्लो प्लेयर गिने जाते हैं और जिसके चलते पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रगल भी करता है, उनके भी इस वर्ल्ड कप में 48 गेंदों में 48 रन आए हैं। और उन्होंने अपनी सारी क्रिकेट श्रीलंका में खेली है, जहाँ पे पिचेज़ में स्लो टर्न है, बॉल रुक के आ रही है, उस तरह की चीज़ें हैं। वहीं पे तिलक ने फिर भी काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में मैचेज़ खेले हैं। तो तिलक का परफॉर्मेंस स्पिन के अगेंस्ट बाबर से भी बुरा रहा है। वहाँ पे इंडिया ने इस मैच में तिलक के एंट्री पॉइंट को डिले करके उनको नंबर 6 पे भेज के पेस के अगेंस्ट खिलाया और क्लियरली हमने देखा था कि पेस के अगेंस्ट वो किस तरह से खेलते हैं। पेस के अगेंस्ट वो अलग लेवल के बीस्ट दिखे। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट होगी कि अगर इंडिया तिलक को खिलाता है तो उन्हें एंट्री पॉइंट्स उन टाइम्स पे करवाएँ जब पेस बॉलिंग
ज़्यादा और स्पिनर्स इक्वेशन से बाहर जा चुके हैं। अदरवाइज़ हमने क्लियरली देखा है कि वो हो गए, रिंकू सिंह हो गए और टू एन एक्सटेंट इवन स्काई हो गए, वो स्पिन के अगेंस्ट फँसते हैं। तो वहाँ पे इंडिया को थोड़े अपने एंट्री पॉइंट्स को बेटर मैनेज करना ज़रूरी है और इस मैच में क्लियरली वो पैटर्न दिखा, इसीलिए हम 250 के भी पार गए। तो ये कंसिस्टेंसी है जो इम्पोर्टेंट है और इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। चौथा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है थोड़ा-सा वरुण चक्रवर्ती को लेके कंसर्न। कंसर्न मैं बहुत बड़ा नहीं कहूँगा क्योंकि सैंपल साइज़ छोटा है, बट हमने ये देखा है कि जो टीम्स डीप बैटिंग लाइनअप्स के साथ आ रही हैं, साउथ अफ्रीका है वहाँ पे और इवन आज ज़िम्बाब्वे के साथ भी हमने ये देखा, वो वरुण के अगेंस्ट अब उतना डिफेंसिव गेम नहीं खेल रहे हैं। वरुण की स्ट्रेंथ है कि वो जनरली डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं और बीच में फिर स्टंप्स को अटैक करते रहते हैं, तो उन्हें कई-कई बार बल्क में भी विकेट्स मिल जाती है, पर ज़्यादा रन्स के लिए नहीं जाते। यहाँ पे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने वरुण को अटैक किया जिसके चलते उन्होंने 2 टू 4 मीटर लेंथ में 2 बॉल्स की थी और 2 बॉल 4 से 5 मीटर लेंथ में की थी, जो जनरली उनका एक गो टू लेंथ है। इन 4 गेंदों पे उन्हें 18 रन पड़े थे। यहाँ पे भी थोड़ा-सा वो रिलेटिवली और फुलर जाने की कोशिश कर रहे थे और रज़ा ने और बेनेट ने उन्हें खड़े-खड़े रन्स मारे। रज़ा ने उनको खड़े-खड़े छक्के मारे और वरुण को आज 3 छक्के पड़े। ये एक थोड़ा-सा मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि पिछले 8 ओवरों में सिर्फ़ 2 ही विकेट्स मिली हैं और वहाँ पे उन 80 से ज़्यादा रन्स वो दे चुके हैं। अगर ये पैटर्न बनता है, तो इंडिया के लिए थोड़ा-सा कंसर्न होगा कि अगला मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ है, जो एक डीप बैटिंग लाइनअप है और उसके बाद भी अगर इंडिया उससे आगे जाती है, तो न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स जो हैं, उनकी भी बहुत डीप बैटिंग लाइनअप्स है। तो वहाँ पे क्या वरुण चक्रवर्ती अपना पाथ करेक्शन कर पाएँगे? वो देखने लायक होगा क्योंकि वो इंडिया के लिए एक बहुत मेजर ट्रम्प कार्ड है। बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ऐसे हमारे 8 ओवर्स हैं जहाँ पे जनरली ऑपोज़िशन हमारे अगेंस्ट इतना रिस्क लेना पसंद नहीं करती थी। अगर ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो फिर इंडिया के लिए थोड़ी-सी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। इसी के साथ बॉलिंग में एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि 5th पॉइंट है आज का, वो ये था कि इंडिया की 6 बॉलिंग ऑप्शन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ दिख रही है। 6 बॉलिंग ऑप्शन अगर यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर नहीं खेलते हैं, फिर आपके पास अगर आप ओवरऑल बैटिंग यूनिट में देखें, तो आपके पास दुबे और अभिषेक शर्मा ही बच जाते हैं। अभिषेक शर्मा भी जहाँ पे फ्लैटर कंडीशंस में बॉल आ रही है, वहाँ उतने इफेक्टिव नहीं होते और पिछले 2 मैचेज़ में दुबे ने टोटल 4 ओवर्स किए हैं और उनमें लगभग उन्हें 80 रन पड़े हैं। 19.5 की इकॉनमी से उन्होंने रन्स दिए हैं और उससे भी ज़्यादा मेजर कंसर्निंग पॉइंट क्या है कि इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी 5 नो बॉल्स कर चुके हैं। तो नो बॉल से ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रेशर कितनी बुरी तरह हट जाता है और एक और जो चीज़ देखने लायक लगी कि ओवरऑल उन्हें एशिया कप में या जब भी ओवरऑल सक्सेस मिली है, वो इनटू द विकेट बैक ऑफ द लेंथ कटर्स एंड ऑल करते थे, जो जनरली मारनी इतनी आसान नहीं होती थी कि लंबे कद के बॉलर हैं, बॉल ड्रॉप करती थी, वो सब था। यहाँ ब्रेविस के अगेंस्ट भी और ये बेनेट के अगेंस्ट भी हमने देखा पिछले 2 मैचेज़ में वो वाइड यॉर्कर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी पेस पे उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। उनकी पेस पे वाइड होने के चांसेस भी उसके साथ हो रहे हैं। एक तो ऐसी एक बॉल पड़ी, जहाँ पे वो इतना वाइड चले गए कि बॉल पिच के ही बाहर टिप्पा डाल चले गया और उसके चलते वहाँ नो बॉल भी हुई। तो अगर तो ये मैनेजमेंट का डिसीज़न है कि आपने वाइड यॉर्कर्स ही करनी है, तो मेरे लिए बहुत मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है बिकॉज़ एज़ अ डिफेंसिव बॉलर मुझे नहीं लगता उनके पास पेस और स्किल है, जहाँ पे वो अच्छी डीप बैटिंग यूनिट्स को रोक पाएँगे। अगर वो वापस अपने पुराने प्लॉय पे जाते हैं, जहाँ पे वो कटर्स इंटू द विकेट करते हैं, वो स्टिल थोड़ी-सी इफेक्टिविटी दिख रही है, पर ओवरऑल उनका कॉन्फिडेंस और उन पे कॉन्फिडेंस थोड़ा अब डगमगाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में इंडिया के लिए फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे पास 1 या 2 ओवर के लिए भी 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। तो ऑल इन ऑल चीज़ें पिछले मैच से बढ़िया दिखी, पर हाँ, क्या हम इस टूर्नामेंट के इस टाइम पे फ़ेवरेट्स हैं? मेरा इसको लेके शायद मानना ना होगा बिकॉज़ बाकी टीम्स में थोड़ी ज़्यादा डेप्थ, थोड़ी ज़्यादा बेटर फ़ॉर्म होती हुई दिख रही है। न्यूज़ीलैंड काफ़ी डीप बैटिंग कर रही है, उन्होंने श्रीलंका के से अच्छा रिकवरी किया, उनके स्पिनर्स काम कर रहे हैं, मैट हेनरी का फ़ॉर्म दिख रहा है। इंग्लैंड के साथ भी कुछ एडवांटेजेस हैं, हॉट एंड कोल्ड हैं, बट हाँ, लग रहा है कि चीज़ें जुड़ रही हैं और साउथ अफ्रीका तो ऐसे लग रहा है कि शायद एक अनस्टॉपेबल ट्रेन की तरह भाग रहा है, उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में आपका क्या मानना है इसके बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें पक्का से बताएँ और कोशिश रहेगी कि इसी तरह से हर मैच के बाद आपके लिए एक छोटा-सा रिव्यू लेके पक्का से आएँ।
बने रहे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने वीडियो को हाइप नहीं किया तो प्लीज़ हाइप करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और कोशिश रहेगी कि ऐसी और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करें। धन्यवाद।